कितनी चोटें आई है। देखिए इन्हें उठाने के लिए स्ट्रेचर यहाँ पे मंगाया गया है। बचा लो विधायकों को ले जा रही है, ये सीधे तौर पे विधायकों को पीटा गया, यहाँ पे विधायकों को घसीटा जा रहा है लगातार। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हर रोज़ एक नई नीचाई जिसे कहते हैं गर्त में जाना लोकतंत्र का, उस तरह के दिन हमें नज़र आ रहे हैं। पूरी जो मर्यादाएं हैं लोकतंत्र की, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली में देखें तो दिल्ली के प्रदेश से उसकी तमाम ताकतें छीनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पूरे तरीके से केंद्र के काबू में करने की कोशिश दिल्ली राज्य को। दूसरी तरफ बिहार से जिस तरह की खबरें आई हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिली, जहां सदन के भीतर जो चुने हुए जो विधायक हैं और महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, उनको किस तरह से पुलिस के ज़रिए हमने देखा उनकी बाकायदा पिटाई होते हुए। उनमें से करीब करीब 2 लोग बताए जा रहे हैं ज़ख्मी हैं और एक तो विधायक वो बेहोश भी हो गए। क्यों इस तरह की घटनाएं हमारे सामने पेश आ रही हैं, और ख़ासकर ऐसे दौर में जबकि जो पश्चिमी जो संस्थान है वो ये कह रहे हैं कि भारत एक लोकतंत्र से अब एक तरह से एक तानाशाही राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, और भारत की आज़ादी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद देश होने के बजाय आंशिक रूप से आज़ाद देश बन रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, खासकर बिहार के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो मर्यादाएं हैं उनके साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बिहार से 2 खास मेहमान मौजूद हैं। पटना से मेरे साथ शक्ति सिंह जी हैं, जो कि आरजेडी के स्पोक्सपर्सन हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार फैज़ान अहमद साहब भी हैं। सिद्धार्थ वदराजन मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। शक्ति जी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं कि जो ये जिस कानून का जिक्र हो रहा है, जिस बिल का जिक्र हो रहा है, जिसको कह रहे हैं कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल, आखिर इस बिल में ऐसा क्या था कि आपके विधायक, क्योंकि एक आरोप ये भी लग रहा है कि विधायकों ने बाकायदा स्पीकर का जो जाने का रास्ता था वही रोक लिया और शुरुआत यहां से हुई। क्या है इस बिल में ऐसा? देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी। ये बात ही गलत है कि हमने स्पीकर का रास्ता क्यों रोका। सदन के अंदर में नेता प्रतिपक्ष जब अपनी बात को रख रहे थे बिल के संदर्भ में, जब उन्होंने बात रखनी शुरू की तो स्पीकर साहब ने उनको इजाजत नहीं दी। सच है कि बिल के बारे में कई भ्रांतियां हैं जो खुलकर के संसदीय लोकतंत्र में, जिस तरह से सदन के अंदर में राजनीतिक लंपटीकरण की प्रकाष्ठाएं जो खुलकर दिखा है, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष के उनके कार्यालय के सामने अपनी बात रख रहे थे, पर बिना संसदीय आचरण कैसा होना चाहिए, प्रक्रिया कर संचालन नियमावली का नियम क्या कहता है कि आपने बिना अध्यक्ष के जाए बगैर बेसम के अंदर जो अध्यक्ष दीर्घा से जाना चाहिए था, जो पीठासीन पदाधिकारी को, वो सदन के भीतर से जाकर के माने विपक्ष की गैर मौजूदगी में वो चाहते थे कानून को पास करना। हम तो लगातार, चूंकि सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि अगर कोई गतिरोध सामने खुल करके आया है तो उसको हम पटाक्षेप करें, विराम लगाएं, और नेता प्रतिपक्ष से बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को लगाना चाहिए था, अध्यक्ष को लगाना चाहिए था। कुछ जो हमारी जो आशंकाएं थी इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को बता भी दी थी, पर इस पर उसने संज्ञान नहीं लिया। सवाल ये उठता है कि आप चाहते थे कि पुलिस बल के निगरानी में ये पुलिस जो सशक्त विधेयक है हम इसको पारित करें, तो उसका तो जो पहला जो दृश्य है वो इस होने वाले दूरगामी परिणाम का जो स्वरूप है वो खुलकर के बिहार विधानसभा के अंदर में दिखा। और आप पहली बार, हम तो समझते हैं कि लोकतंत्र में जिनको भी विश्वास है या लोकतांत्रिक मूल्यों को जो लोग जानते हैं या रक्षार्थवाद करते हैं, उनको ये बात स्पष्ट तौर पर दिखा होगा कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर सदन के अंदर कम से कम पुलिस वाले वर्दीधारी लोगों को इजाजत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के मौजूदगी में सदन के अंदर में एएसपी पहुंच जाता है, एएसपी पहुंच जाता है। इससे बड़ा संसदीय लोक आचरण का गिरना, इससे बड़ा कोई नमूना नहीं हो सकता है। और ये जो बाहरी जो कुछ सर्टेन मीडिया, नाम नहीं लेना चाहते, 1-2 लोग जिस तरह से इसका स्वरूप देने की कोशिश किया है, वाजिब चीजों को पर्दे
लगाए गए, पर्दे के पीछे महिलाओं के वस्त्र नोचे गए। नोनिया समाज की बेटी अनीता देवी जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार की रही है, जंगी चौधरी जो बिहार के एक नामी है, उनकी पुतों है, उनका आनंद मोहन के पति जो मंत्री हुआ करते उनकी पत्नी है। उस नोनिया समाज की बेटी को आपने बलोच दिया, आपने उसकी साड़ियां खींची और नीतीश कुमार जी अपने चैम्बर में बैठ करके पूरे ईहस जो दृश्य था उसका नजारा देख करके अवलोकन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। नहीं शक्ति सिंह जी, नहीं शक्ति सिंह जी, जो आप ये कह रहे हैं, नहीं आप जो कह रहे हैं उससे कोई असहमति नहीं है और इसीलिए सोशल मीडिया पर उसके बाहर भी तमाम नागरिक पूरी तरीके से अवाक रह गए हैं। मेरे जैसे पत्रकार भी, हम लोग भी बहुत चुनाव हमने देखे हैं, विपक्ष भी देखा है, हमने सत्ता पक्ष भी देखा है, लेकिन इस तरह का बर्ताव, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो पूरी सदन की जो मर्यादाएं हैं उस तमाम की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये कि चूंकि ये इतना क्लोज इलेक्शन था, तो जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो बर्ताव, उसके बाद हम देख रहे हैं जो हार उनके हाथ लगी, जो उन्हें लगभग जीत के नज़दीक पहुंचकर वो वापस लौटे, कई जानकार ये कह रहे हैं कि वो पचा नहीं पा रहे हैं इस हार को, और इसीलिए जिस तरह का एक अग्रेसिव बिहेवियर नज़र आ रहा है वो भी सदन में नज़र आया। और यहाँ पे मैं कहीं भी इसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जो सदन में जिस तरह की शर्मनाक हरकतें पुलिस के जरिए विधायकों की पिटाई पेश आई, मैं सिर्फ इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपने पहले ही सवाल किया था कि कानून में कौन से ऐसी जो चीजें हैं जिससे परेशानी दिख रही है। परेशानी हमको नहीं, परेशानी आवाम को दिखेगी, हर वो पॉलिटिकल पार्टियों को दिखेगी जो सत्ता से बाहर होगी, हर उन आम नागरिकों को दिखेगा जो सरकार के समर्थक नहीं होंगे। उनमें साफ लिखा हुआ है कि अगर पुलिस को कहीं शंका समझ में आता है, शंका शब्द है, विश्वास उसको है कि आपने गलत काम करने वाले हैं या आपके घर में गलत कुछ हो रहा है, आपको जाकर करके अरेस्ट कर करके लाएगा और 48 घंटे तक आपको टॉर्चर करेगा और मजिस्ट्रेट भी इस पर संज्ञान नहीं लेगा। आप पूरी बिल को पढ़ लीजिए। नीतीश कुमार जो छद्म ज्ञान का प्रवचन देते हैं, मुझे पता नहीं कि ज्ञान कहां से लाते हैं कि लोग बिल पढ़े भी नहीं है और चर्चाएं कर रही हैं। क्या यह सत्य नहीं है? तीसरे पारे को उठा करके देख लीजिए। अब बताने की जरूरत नहीं है। अब इतना भी अगर जिस गांधी के 7 महापाप कर्मों की चर्चा करते हैं तो बिना ये जो चरित्र के ज्ञान का जो प्रवचन करते हैं नीतीश जी, पहले तो अवलोकनार्थ खुद कर लेना, वो देख ले कि वो जो बिल में जो प्रक्रियाएं हैं, जो निहित प्रावधान किए गए हैं, एक बंदूकधारी व्यक्ति को जो स्वयं शक्ति से लैस है उसको अस्मित पामर देकर करके आप क्या चाहते हैं? तुगलकी फरमान जारी करना, हिटलर शाही लाना इस राज्य के अंदर में? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा आम सहमति से होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा अधिनायकवाद थोपने से नहीं होती है। आप चाहते हैं कि अधिनायकवाद हिटलर शाही हम इसको कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाजों को, आवाम की आवाजों को हम चकनाचूर करें। आप चाहते हैं वो राज्य के अंदर में लोकतांत्रिक देश इन चीजों को कहीं स्वीकार नहीं कर सकता है कोई भी। आज मैं सदन में मैं सदस्य रहूं, मैं सत्ता में रहूं या विपक्ष में रहूं, यह आचरण सबको अख्तियार करना पड़ेगा। पर लेकिन जो खुल करके लंपटीकरण हुआ है, कल जो दृश्य दिखा है, इनके रॉयल ब्लड के अधिकारियों ने, इनके चहेते लोगों ने जिस तरह से घुस करके सदन के अंदर में जो मर्यादाएं तार तार की है, विधायकों को बूट से पीटा जाता है क्या सदन के अंदर में? क्या भी आपने देखा है कि विधायकों पर बूट का प्रहार हुआ है? मैं कहे तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूं, दिखला नहीं। बिल्कुल वीडियो हमारे दर्शक किस निर्लजता के साथ आज पुलिस को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। यही संसदीय मूल्यों की रक्षा है क्या? ठीक है शक्ति सिंह जी, मैं वापस लौटूंगी। नीतीश कुमार ने मानसिक संतुलन 3rd ग्रेड की पार्टी होने के बाद वो खो दिया है, क्योंकि वो 3C से कंप्रोमाइज किया है, करप्शन से, कम्युनिज्म से, क्राइम से। फैजान साहब, मुझे ये बताइए कि आपने कई चुनाव भी देखे हैं, बिहार की राजनीति को आप वहाँ की राजधानी में बैठकर देखते रहे हैं। यहाँ एक बात जो ये समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ ये एक दलील है कि जिस तरह का विपक्ष चाहिए एक लोकतंत्र में, कि सक्रिय विपक्ष हो, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं शक्ति सिंह जी, जो अधिनायकवाद की जो राजनीति पूरे भारत में नजर आ रही है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, बल्कि राज्य स्तर पर भी हम लगातार देख रहे हैं। उसका मुकाबला करने के लिए हमें एक नया विपक्ष चाहिए जो तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता हैं वो पेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि क्या आपको लगता है कि जितना विपक्ष को एक जो लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए थी वो पार करके सरकार के काम में क्या उतना दखल दे रहे हैं जिससे जो उनका प्रशासनिक काम है वो पूरा ना कर पाए? ऐसा लगता है आपको? देखिए, कल यानी 23 मार्च को बिहार असेंबली में, विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो उससे पहले कभी नहीं हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड। वैसे मारपीट
और जूतम पैजार और तोड़ फोड़, ये तो बहुत सी विधानसभाओं में हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा जिस तरह के सिचुएशन बन रही है। लेकिन जिस तरह का वाकया कल हुआ यहाँ पर, वो पहले कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं इसके लिए दोनों को जिम्मेदार मानता हूं, सरकार को भी और अपोजिशन को भी, विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। देखिए, पहले भी इस तरह के हालात पैदा होते थे जब कन्फ्रंटेशन होते थे और जबरदस्त कन्फ्रंटेशन सत्ता पक्ष और विपक्ष में होते थे, लेकिन दोनों पक्ष के कुछ सीनियर लीडर आपस में मिल बैठकर बातचीत करके उसका समाधान निकालते थे कि ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए कि सदस्यों को वेल में आके और टेबल पर चढ़ के और इस तरह से करना पड़े। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई पहल नहीं हुई, जिसके लिए मैं सरकार की नाकामी मानता हूं और ये उनकी गलती कहें या नाकामी कहें। दूसरी तरफ विपक्ष की क्या गलती है? विपक्ष को जी एक सेवा बना लिया है अरफा, मैं कह रहा हूँ विपक्ष के लोगों ने हर जगह एक सेवा बना लिया है कि जरा सी बात हो वेल में सीधे घुसो, रिपोर्टर्स की टेबल पर चढ़ जाओ, कुर्सियां तोड़ो, माइक तोड़ो। ये उनको लगता है कि शायद इससे हमारी न्यूज बनती है, न्यूज वैल्यू के लिए किया जाता है। लेकिन कल विपक्ष के लोगों ने असेंबली स्पीकर के चैम्बर के सारे दरवाजों पे बैठ के, महिला सदस्य भी बैठी, पुरुष सदस्य बैठे, और इस तरह से बैठ गए कि उनको कि बाहर नहीं निकल सके। एक तरह से उनको कैप्टिव बनाया गया। उन्होंने निकलने की कोशिश भी की, हाथ जोड़े कि भाई सदन में आप लोग भी चलिए, हम भी चलते हैं, लेकिन चलने नहीं दिया गया। पुलिस, उसके इसी बात के बाद पुलिस बुलाई गई वहां। ये पुलिस का बुलाना ये पहली मर्तबा हुआ है कि सदन के अंदर पुलिस बुलाई गई और उसने न सिर्फ ये किया बल्कि जबरदस्ती उठाया गया, मारपीट भी हुई, जो जिसके वीडियो भी हैं। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी कही जा रही हैं जिनके शायद कोई सबूत नहीं है विपक्ष के पास, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो कुछ हुआ है। लेकिन जो सामने हम लोगों ने भी देखा कि श्री तेजस्वी प्रसाद और श्री तेज प्रताप और राजद के कई और सदस्य, कांग्रेस के भी, ये लोग आसन पर चढ़ गए, टेबल रिपोर्टर की टेबल पर कुर्सी रख करके आरजेडी के एक सदस्य बैठ गए और उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया कि सदन तो स्थगित हो गया था। उसके बाद तो सदन स्थगित होने के बाद क्या सदन की आसन की मर्यादा नहीं रह जाती है? सदन स्थगित हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको आप जो चाहें वहां कर सकते हैं। ठीक है फैजान साहब, वापस लौटती हूँ। जी हाँ, आप समझ रहे हैं दोनों तरफ गलती है, मैं लौटती हूँ। सिद्धार्थ, आपने देश की राजनीति को भी दिखाया, बिहार को भी अच्छे से समझाया आपने। भारत का लोकतंत्र लगता था कि एक ऐसे परिपक्व मोड़ पर है जहां हमारे यहाँ सत्ता का शांतिपूर्ण स्थानांतरण होता है, जिसको जीत मिलती है वो शासन में होता है और विपक्ष में बैठते हैं, सब शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा लगता था कि अब हम ऐसे मकाम पर आ गए। लेकिन अभी जो एक तरह की कड़वाहट, जो बिटरनेस नज़र आ रही है दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष के तौर तरीकों से, और ख़ासकर कानूनों के ज़रिए जो सो कॉल्ड तथाकथित सुशासन लाने की कोशिश की जा रही है, या इस बिल का भी हम जिक्र करें। और शक्ति सिंह जी ने अच्छी बात कही कि जिन लोगों के हाथ में हथियार होते हैं उनकी ताकत को असीमित नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है राजनीतिक विज्ञान का। इसमें आप पूरी जो तस्वीर देख रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? फैजान साहब कह रहे हैं कि वो दोनों की गलती देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस कानून के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो एक तरह से उसके प्रोविजंस क्या हैं, सरकार किस तरह से उसको जस्टिफाई करता है, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष का ये कहना है कि इससे एक पुलिस राज आएगा और अगर आपको शुभा भी होता है पुलिस को तो वो अरेस्ट करके आपको जेल भेज सकते हैं। बात बेशक उनकी बात दुरुस्त है और इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन मैं जिस चीज़ पे तवज्जो फरमाना चाहता हूँ वो ये कि जो बिहेवियर हमने कल देखा विधानसभा में, और इससे पहले आपने दिल्ली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो लोकसभा ने कानून पास किया है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? मुझे लगता है कि इस पर बात करना ज़रूरी है। बिल्स आएंगे जाएंगे, अलग अलग किस्म के कानून होते हैं जिस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में और पटना में जो बात खुल के आ रही वो ये कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहाँ गिव एंड टेक की ज़रूरत पड़ती है, उस गिव एंड टेक को हमने पूरी तरह से फेंक दिया है। सरकार
चुनाव जीतता है, पार्टी जीतती है, उनकी अपनी सरकार बनती है और 5 साल का मैंडेट है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा और स्टेट्स में जो असेंबली सिस्टम है, उसमें ऐसा तो नहीं कि विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष का रोल, विपक्ष के नंबर भले ही कम हो, 42 सीट हो, 50 सीट हो जैसे लोकसभा में हो, लेकिन ये तो बहुत क्लोज इलेक्शन नहीं, था, इसमें तो कोई भी जीत सकता था बिहार में। हाँ, विपक्ष का उतना ही अहम रोल है, मतलब वो नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। एक भी अगर ऑपोजिशन का एमपी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो रूपरेखा है, उसमें ऑपोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो भी जनता का नुमाइंदा है और सवाल पूछने का, डिबेट में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। और जब तक वो अधिकार उसको मिलता नहीं, जब तक वो उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, पूरी तरह से आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वो ठीक से नहीं चल पाएगा। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले और भी पार्टीज जो सत्ता में रहे उनका भी एटीट्यूड ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं रहा, वो भी एंटी डेमोक्रेटिक उनकी मानसिकता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं 2014 से लेके, लेकिन ख़ास तौर पे 2019 के बाद, ये जो विनर टेक्स ऑल एटीट्यूड बीजेपी का है कि भाई हम सत्ता में आ गए, हमारी अच्छी अक्सरियत है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे हम पार्लियामेंट और असेंबली की बात करें या अगर हम सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो संतुलन होना चाहिए उसकी बात करें। तो बीजेपी 2 बार दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। मैं आती हूँ सिद्धार्थ इस पे और आपसे ये चर्चा करूंगी कि कैसे कानूनों का इस्तेमाल करके, और ये खासकर हम देख रहे हैं कि या तो भाजपा की सरकार केंद्र में या जो भाजपा समर्थित सरकारें हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं, क्योंकि सरकार को ही सिर्फ ये अधिकार है कि वो कानून बना सके और विपक्ष किस तरह से उसका मुकाबला करेगा, किस हद तक विरोध कर सकता है, संघीय ढांचे पर भी किस तरह से हमला हो रहा है, ये सब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। शक्ति सिंह जी, ये बताइए कि अक्सर इस बात पर चर्चा हो रही है कि केंद्र में भी कानूनों के जरिए विपक्ष को साधने की, या वो भी लोग जो कि सीधे तौर पर सदन में विपक्ष नहीं है लेकिन विपक्ष की या असहमति की आवाज़ें हैं, जिसे अंग्रेजी में हम डिसेंट कहते हैं, उस पर काबू पाने की एक नई संस्कृति शुरू हो गई है पिछले कई साल से। अब हम देख रहे हैं भारत में ये बिहार भी पहुंच गई है संस्कृति कि इस बिल के जरिए पुलिस को इतनी ताकत दे दीजिए, चाहे वो लोग हों जो सरकार से सहमति नहीं रखते हैं या वो लोग हों जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन आप इसका जवाब कैसे देंगे जो ये कह रहे हैं फैजान साहब की कहीं ना कहीं जो तमाम मीडिया कवरेज है वो भी सत्ता पक्ष को ज़्यादा मिल रहा है? क्या ये एक तरह का एक डेस्परेशन है जिसकी वजह से कुछ इस तरह की एक तमाशाई जो है वो प्रक्रियाएं, क्रियाएं हम देखते हैं जिससे कि कवरेज मिल सके कि हाँ देखिए विपक्ष में भी हम बैठे हैं और हम इसका मुकाबला कर रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि कुछ हद तक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि ये मर्यादाएं जो लांघी जा रही हैं इसमें विपक्ष का भी एक किरदार है? देखिए, आपने संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं मानता हूं कि अब संस्कृति डेवलप कर रहे हैं और इसके कारण यह है कि चाहते हैं कि अपने हम सत्ता के में मतान्ध होकर के अपोजिशन को इतना लाचार कर दे, कमजोर कर दे, पॉलिटिकल बैंडेटा का इस्तेमाल करते हैं, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल करते हैं पूरे देश के अंदर में। उन सभी लोगों पर, पक्ष विपक्ष को बात छोड़ दीजिए, सेलिब्रिटी लोग, एक्टर्स लोग भी अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ भी ईडी और सीबीआई लगा जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र सहमति और सहमति के दोनों चीजों के बीच में एक रेखा है जो दोनों के बीच में रहती है और दोनों की सहमति बहुत जरूरी होती है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बात समझ लेनी चाहिए सब लोगों को कि बिल्कुल सहमति। एक उदाहरण मैं दूंगा कि 1978 के में जब नेता स्वयं सदन थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और बिल पे जब चर्चा हो रही थी और चतुरानंद मिश्र से लेकर के सारे अपोजिशन सीपीआई के लोगों ने जब खुल करके जब सरकार का बिल का विरोध किया और खड़े हो गए और लगभग 48 घंटा तक सदन के अंदर में रहे, लेकिन कर्पूरी जी ने संजीदगी के साथ कहा कि मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जिससे जनभावना आहत हो, जिससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो, मजदूर की आवाजें बंद हो जाए, पॉलिटिकल पार्टियों की आवाजें को बंद करने की कोशिश हो, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा। आम सहमति बिना बगैर बगाए बन मैं इस बिल को मैं प्रवर्तन समिति को भेजता हूं। जाने का मामला है, आप जो चीजें करना चाह रहे थे इसके विभिन्न आयामों पर देश भर में
हर जगह आपने कहा, पत्रकारों के सवाल पर माफी चाहता हूं मुझे यह कहने में कि कारपोरेट जो लोग हैं, कारपोरेटर जो है बड़े बड़े, जिनके अधीनस्थ जो चैनल आ गए हैं, अब उनके मालिकों पर सीधा शिकंजा शासक का हो गया है। अच्छे अच्छे पत्रकार, उनकी मजबूरी है, नौकरी करना है, बाल बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, उनकी मजबूरी है कसीदे पढ़ना, और कसीदे पढ़ रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल उनके उनका जो डीएनए है उस हिसाब से प्रवचन पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मजबूरी में पढ़ते हैं। पर यह सत्य है कि लोकतंत्र में जो सच्चाई है, अपोजिशन का जो ड्यूटी है, अपोजिशन का जो रोल डिफाइन है, उनके कर्तव्यों को, उनके रोल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप उनको सेंसर कर देते हो। खबरें बिल्कुल आप देखिए ना, उठा करके आज बिहार के खबरों को उठा करके देखिए किस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक मीडिया तो ऐसा है 18 नंबर का मीडिया, जिसने यहां तक कह दिया कि गुंडाई कर रहा है और सुबह होकर के क्षमा मांगता है। अरे भाई क्यों बार बार, इस सप्ताह में तीसरा बार क्षमा मांगा है। जो ऐसी चीजें और कहता है, सत्ता के इशारों पर नाचते हो, सत्ता की दलाली करते हो। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी ड्यूटी है कि आप भी लड़ें, आप भी करें, और कर गुजरने की तमन्ना भी आप भी पालें। देश का लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में जितना अपोजिशन का रोल है, उतना कर्तव्य आज के दिन में हम समझते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी है। लेखनी, देखिए एक बड़ी बात है, लोकतंत्र, डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ लिखने वाले, सिर्फ आवाज उठाने वाले, सिर्फ जनमत संग्रह करवाने वाले नेता नहीं होते। नेता वो सब हैं, सबकी भूमिकाएं तय होती है। लेखनी करने वालों का, जिंदाबाद लगाने वालों का, पोस्टर साटने वालों का, नारा लगाने वालों का, सबका रोल डिफाइन है, सबका होती है। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ने पूरे लोकतंत्र को कलंकित किया है, पूरे मीडिया पर कब्जा कर रखा है, विज्ञापन की नीतियां बना करके विज्ञापन के। चलिए किसी रोज जी, शक्ति जी, जी हाँ शक्ति जी, जी हम मीडिया पे चर्चा करेंगे। जरा सा एक सेकंड, एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कल की घटना को आपको गंभीरता से लेना होगा। हमको जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारा हम जिम्मेदार हैं। बताएं, अगर हम आग्रह कर रहे हैं, हम सदन के अंदर सहमति की बात कर रहे हैं, आप बिना, अपोजिशन बाहर में है, अपोजिशन अध्यक्ष के पास है, कैसे आपने सदन में आपने पीठासीन पदाधिकारी को बेसम के अंदर से उठा करके अपने आसन पर बैठा दिया, बिना दर्शक, बिना अध्यक्ष दीर्घा से लाए बगैर? आपने पहले बैरियर आपने तोड़ा, उसके बाद उग्र लोगों ने सदन के अंदर गए। अब तेजस्वी जी के बारे में हमारे साथी बोल रहे थे, तेज प्रताप जी के बारे में, शायद मैं आपको संज्ञान में दे दूं, कुछ पत्रकारों ने गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट किया है। एएसपी मनीष कुमार सदन के अंदर पहुंचता है, तब खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष प्रतिकार करते हैं और कहते हैं कि आप कैसे आ गए, आप किसके आदेश से आए? सदन के अंदर में एसपी पहुंचेगा, एएसपी पहुंचेगा। ठीक है, शुक्रिया शक्ति सिंह जी, शुक्रिया। फैजान साहब, जी हाँ ठीक है, शक्ति सिंह जी शुक्रिया आपका। फैजान साहब जो ये कह रहे हैं शक्ति सिंह जी, बात बहुत जायज़ बात है ये, कि न सिर्फ कि हम ये देख रहे हैं कि सदन के भीतर जो है वो पलड़ा एक तरफ इतना भारी है। सिद्धार्थ ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है लोकतंत्र में वो उतनी ही अहम है, अगर नहीं ज़्यादा है सत्ता पक्ष से। लेकिन जो हम ब्यूरोक्रेसी का पूरा कमिटमेंट देख रहे हैं कि पूरे तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ कमिटेड, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो सौगंध है वो संविधान के लिए है, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को बचाने की सौगंध ली हुई है। जिन पुलिस अधिकारियों का, न सिर्फ कि सीनियर रैंक के बल्कि जूनियर रैंक के पुलिस अधिकारी भी जिस तरह से सत्ता के हाथ की चाबुक बनने को तैयार हो रहे हैं, ऐसे में आप किन मर्यादाओं की बात कर रहे थे जिसमें आप ही कह रहे थे कि आप दोनों को बराबर मानते हैं, दोनों की गलती बराबर मान रहे हैं आप? जी, मैंने वही कहा कि गलती तो दोनों तरफ से हुई है। नहीं, लेकिन ये शक्ति सिंह जो कह रहे हैं, इसमें भी तो मैं ये कह रही हूँ कि ये भी तो आप देखिए कि वाजिब बात है कि जब सब कुछ एक तरफ चला गया हो तो एक जो निराशा और एक जो डेस्परेशन का जो पूरा माहौल है उसमें क्या करे विपक्ष, जहाँ की पुलिस अधिकारी, पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी, मीडिया का पूरा एक बड़ा हिस्सा, सब कुछ अगर सत्ता पक्ष से मिल गया हो तो क्या करे फिर विपक्ष? विपक्ष तो को बहरहाल अपना रोल तो अदा करना ही होगा, और जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, वो पब्लिक इश्यूज हैं, उनको वो सदन में ही उठा सकता है। सड़क पर उठाने से, सड़क पर भी उठाए जा सकते हैं, सड़क पर भी उठाने भी चाहिए, हर तरह के एजिटेशन सड़क से ही होते हैं, लेकिन जहां सदन में उठाने की बात है तो वो सदन में उठाने का जो भी तरीका हो उन लोगों का, उसी हिसाब से उठाना चाहिए। कोई धरना दे करके या जमीन पर लेट के तो ये
इशू को उठाने का तरीका नहीं है। अगर जो बिहार स्पेशल आर्म पुलिस वाले बिल की बात हो रही है, अगर इसी पर आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, शक्ति सिंह जी आपकी पार्टी बहुत मजबूत है असेंबली में भी और बाहर में भी, तो आप चाहते तो इसको सरकार को आप मजबूर कर सकते थे कि वो आपकी मर्जी के हिसाब से उस पर वो बहस कराए, उस पर डिबेट कराए, और उसमें फिर जो भी आप लोग की तरफ संशोधन आता है या जो भी होता उस पर बातचीत होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सका। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद इस तरह की बात नहीं बिगड़ती। जी ठीक है सिद्धार्थ, आखिरी सवाल आपसे कि जो हम जिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का जिक्र कर रहे हैं, हम लक्ष्मण रेखाओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मामलों में पहले ही लांघी जा रही हैं, मर्यादाओं की धज्जियां पहले ही उड़ रही हैं। इसमें इस पूरे वाक़े में अगर मैं बिहार का जिक्र करूं, आपसे एक आखिरी सवाल दिल्ली पे भी मैं लूँगी, आप जो पहली नज़र में ये पूरी तस्वीर जो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो निभाई जा रही है जिस अग्रेसिव तरीके से करना चाहिए विपक्ष को बदलते राजनीतिक माहौल में, या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम? देखिए, विपक्ष ने मतलब निराशा जो है वो साफ नज़र आ रहा है विपक्ष के बिहेवियर में। लेकिन विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। मतलब फैज़ान साहब की बात सही है कि जो दावपेच, जो टैक्टिक्स, जो आपका जो अप्रोच है, अगर वो कामयाब नहीं हो रहा है, अगर आप सदन में या सदन के बाहर अपनी आवाज़ को इन तौर तरीक़ों के ज़रिए नहीं उठा पा रहे हैं, और अगर आप ट्रेडिशनल, क्योंकि ये धरना और कमिंग टू वेलव हाउस, ये सब ये पुरानी एक विपक्ष का एक टैक्टिक रहा है। लेकिन आज के दौर में अगर ये नतीजा या एक रिज़ल्ट आपको नहीं दे रहा है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि बार बार उसी टैक्टिक को रिपीट करके आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों साइड इक्वली टू ब्लेम है। क्या है? अगर आप विपक्ष में होते तो क्या? नहीं, मुझे लगता है कि या तो आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या मतलब कोई भी, मतलब जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन वो लोग जाने जो बार बार एक धरना का जो एक वेपन है उसको यूज़ करके, लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे चर्चा हो जाती है। नहीं देखिए उससे कुछ वैसे उससे कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर हम डेमोक्रेटिक इश्यूज़ को और ख़ास तौर पे इस बिल को लेके इस पे हम डिबेट चाहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और जाहिर है कि जिस तरह से फैज़ान साहब भी खुद कह, मतलब अगर अच्छा उनकी बातों को जो हमारे आरजेडी के जो सदस्य हैं वो कंटेस्ट, शक्ति सिंह जी कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे डिबेट है, सोशल मीडिया पे भी डिबेट है, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात जो है वो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को अपने टैक्टिक्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है बहुत ही ख़तरनाक दौर है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो अप्रोच है और उससे जुड़े हुए जो पार्टीज़ हैं, उनका जो अप्रोच यही है कि अब हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष को अपना काम नहीं करने देंगे, हम मीडिया को अपना काम नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया में अगर क्रिटिसिज्म होता है तो उस पर भी जो है वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। विदेश में कोई लड़की जैसे ग्रेटा थुनबर्ग ने कोई सवाल उठाया तो उन पे जो है वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, विदेश मंत्रालय बयान देता है। तो ये नज़रिया जो है इस हुकूमत का कि भाई हम कहीं से ऑपोजिशन को पनपने नहीं देंगे, ये एक बहुत डेंजरस मतलब एक अप्रोच है डेमोक्रेसी के लिए, फेडरलिज्म के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। और कैसे इससे मुकाबला किया जाए, मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम। लेकिन सिद्धार्थ, इस सवाल के बिना ये बहस पूरी नहीं होगी कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चाहे वो सीएए का कानून हो, या अब दिल्ली सरकार से, या फिर कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 हटा लेना, अब दिल्ली सरकार में जो एनसीटी बिल है उसका पास करा लेना, दिल्ली सरकार को एक तरह से एक ग्लोरीफाइड एक मेयर के तौर पर चीफ मिनिस्टर को छोड़ देना। सरकार के पास इतनी ताकतें हैं, इतनी इमेंस लीगल पावर है कि वो जो चाहे कर सकती है। ऐसे में जो मजबूर और एक जो डेस्परेट और एक जो निराश विपक्ष नज़र आ रहा है, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसे हम साफ देख रहे हैं। क्या करें विपक्षी ताकत? देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष ये तय करे कि ये जो हमला हो रहा है इसको आप मिलजुल के आप इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। आम आदमी पार्टी को अगर 2 साल पहले आम आदमी ने यह तय कर लिया होता कि कश्मीर पे जो 370 का हमला, जो बीजेपी सरकार की जो नीति थी, ये हालांकि मोदी साहब इसको एक देशभक्ति का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये
फेडरलिज्म पे एक हमला था। और आम आदमी पार्टी को अकल होनी चाहिए थी कि आज अगर कश्मीर को निशाना बनाया जा रहा है तो कल दिल्ली को बनाया जाएगा और सूबों को बनाया जाएगा। अगर आप तमाम रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो डीएमके को छोड़ के और लेफ्ट पार्टी को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट लेवल पार्टी ने अक्लमंदी नहीं दिखाई कि 370 को जिस तरह से ओवरटर्न किया गया पार्लियामेंट में, जिस टैक्टिक को सेंटर ने अपनाया, उसी टैक्टिक को कल किसी भी प्रांत में आप उस स्टेट गवर्नमेंट को, उस स्टेट को बाइफरकेट या उनकी स्टेटहुड को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी, पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए ऑपोजिशन पार्टीज में। जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे और एकजुट होके अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक एक करके बारी आती रहेगी सबकी। सीधी सी बात जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका, फैजान साहब और शक्ति सिंह जी आपका भी शुक्रिया। और शक्ति सिंह जी, मैं उम्मीद ये करती हूँ कि तमाम मर्यादाओं के साथ जो विपक्ष की जो एक भूमिका है, जो अग्रेसिव विपक्ष की भी जो भूमिका निभा रहे हैं, जिसे हिंदी में हम कहें तो सक्रिय विपक्ष की भूमिका, वो आपकी पार्टी निभाती रहेगी। और इस बात को लेकर भी प्रशंसा जरूर हो रही है कि ऐसा नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। चुनाव तो अभी लगभग 4.5 साल दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष बिहार में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।